बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम KNI के साथ अली फ़ारूक हाजिर है। जैसा कि आपके इल्म में है कि चाइना के नायब वज़ीर आज़म ने अभी हाल ही में पाकिस्तान का कामयाब किया है और बड़े अहम मायदे हुए हैं। CPEC बहाल हो चुका है और लेकिन दूसरी तरफ महंगाई में अवाम पिस रहे हैं। बिजली की कीमतों में इजाफा किया गया है 7.5 रुपये, जिससे ताजर तबका भी बहुत परेशान है। और हम आज आपकी मुलाकात करवाते हैं ऑल पाकिस्तान मोबाइल फ़ोन एसोसिएशन के सदर और हाल रोड एसोसिएशन जो है उनके सदर बाबर महमूद साहब से। उनसे पूछते हैं कि माशी सूरत-ए-हाल बेहतर होने के क्या इम्कानात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबर भाई, बहुत मेहरबानी टाइम देने का, शुक्रिया आपका। सबसे खुश आइन बात यह है कि नायब वज़ीर आज़म चाइना को जो तशरीफ़ लाए और पाकिस्तान का कामयाब दौरा किया, मैं समझता हूँ ये हुकूमत के लिए बड़ा अच्छा मैसेज है और पाकिस्तानी अवाम के लिए, क्योंकि चाइना ने हमेशा हर मुश्किल वक्त में हमारा साथ भी दिया है। और ये जो CPEC का तोहफ़ा उन्होंने दिया है, जिसकी वजह से माशाल्लाह आज देखें जिधर भी जाएं आप, मोटरवे ग्वादर हमारा आबाद होना शुरू हो गया है। इसके अलावा इसके साथ साथ बहुत सारे और भी मंसूबे हैं। तो इस वक्त क्योंकि चाइना दुनिया में सुपर पावर बन के उभरा है और माशी तौर पे तो वो बहुत मजबूत है, और बिज़नेस के लिहाज से अगर किसी ने सीखना है तो वो चाइना से सीखे। पूरी दुनिया से बिज़नेस कर रहा है। तो मैं नहीं समझता कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमें होना चाहिए था चाइना से दोस्ती का। चाइना तो अपनी दोस्ती निभा रहा है, लेकिन हम शायद वो अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी हुकूमत की कामयाबी पे मुबारकबाद दूंगा कि इस हुकूमत में नायब वज़ीर आज़म तशरीफ़ लाए और CPEC के साथ साथ और भी बहुत सारे मनसूबों पे इंशाअल्लाह ताला आइंदा चंद दिनों में अमल होना शुरू हो जाएगा। तो मैं हुकूमत पाकिस्तान से भी कहना चाहता हूँ और अपने अदारों से भी कहना चाहता हूँ, हुकूमतें आएँ हुकूमतें जाएँ, लेकिन जो हमारे इंटरनेशनल मुआहदे होते हैं जो मुल्की मफाद में हो, उनका ख़ास तौर पे ख्याल रखा जाए। ये नहीं हो कि इस हुकूमत ने कोई मुआहदा किया है तो आने वाली हुकूमत उससे इनकार कर दे। इससे हमारा इमेज बेहतर नहीं जाता पूरी दुनिया में, मैसेज बेहतर नहीं है। तो लिहाजा आइंदा जो भी हो, जो भी किसी से मुआहदा किया जाए, जब मुआहदा किया जाए तब अपोजिशन और हमारे अदारे मुश्तरका तौर पे बैठ के फैसला करें कि ये मुल्की मफाद का मुआहदा है, इसमें सब कुछ शामिल होना चाहिए और जो फैसला कर लें उस पे हर आने वाली हुकूमत को अमल ही करना है, भागना नहीं है उससे। तो अल्लाह का शुक्र है अब CPEC से बेहतरी आना शुरू हो जाएगी और मुकम्मल भी हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि चाइना से CPEC के अलावा भी हमें खाली अमदाद पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। हमें इनसे कारोबार करना है, हमें बिज़नेस करना है, दुनिया को बिज़नेस देना है, दुनिया से बिज़नेस लेना है। तो लिहाजा इस वक्त पूरी दुनिया में देखें ना, हम तो अभी 1.5, 2 और 3 अरब डॉलर आमदाद ही मांगते जा रहे हैं ना। नहीं तो पूरी दुनिया में देखो एक बंदा 100, 200 अरब डॉलर का मालिक हो गया सिर्फ कारोबार की वजह से। आज दुनिया में बिजनेसमैनों को देखें तो हमें सबक मिलता है कि उतना कुछ हम नहीं कर रहे, पूरा पाकिस्तान नहीं कर रहा, जितना वहाँ के एक फ़र्द कर रहा है। तो हमें दुनिया से सीखना भी है, बहुत ज़्यादा पीछे रह गए हैं। हमारा हमसाया इंडिया है, एक साथ ही आज़ादी हुई है और इस वक्त वो किस जहाँ पे खड़ा है और हम आपस के अख्तलाफात से बाहर नहीं आए। अब मैं समझता हूँ कि हमें अख्तलाफात ख़त्म करने चाहिए। मुल्की मफाद में हमारा खाली पाकिस्तान के नहीं, हमारे 70 साल से हम पे हुकूमत करने वाले जो सियासतदान हैं, ये जो ख़ानदान हैं, इनको भी सोचना चाहिए। ये आप पे सवालिया निशान है कि आज बांग्लादेश कहाँ पहुँच गया, आज हिंदुस्तान कहाँ पहुँच गया, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो हम कहाँ करें, हम तो माजी से भी पीछे चले गए हैं। महंगाई की जो सूरत-ए-हाल बनी हुई है अब तक, इसमें ज़ाहिर है आप बिज़नेस कर रहे हैं, आपका कारोबार भी बड़ा इफेक्ट रहा है, इस बारे में क्या कहेंगे? ख़ास तौर पे बिजली के नरखों में इजाफे से क्या आप पे इम्पेक्ट पड़ रहा है? देखें जी, इस वक्त ये जो बिजली की महंगाई दिन ब दिन महंगी से महंगी तर होती जा रही है, ये एक तो बिजनेसमैन का तो नुकसान है ही है। मैं नहीं समझता इसमें हमारा कैमरामैन की बचत है या आपकी बचत है, किसी की बचत नहीं है और ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा। बार बार बिजली का महंगा होते जाना, इसमें सोचने वाली बात तो ये कि तनख्वाहदार तबका कहाँ पे खड़ा है, जिनकी तनख्वाह 30 से 40, 50, 60, 1 लाख रुपया भी हो, घर का खर्चा, बच्चों की फीसें, दवाइयाँ, उसके अलावा खाने पीने के मामला, 100 दूसरे मामलात हैं। लेकिन ये बिजली का इतना बार बार महंगा होते जाना और साथ साथ ये कह देना कि मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है, कम से कम जो गरीब का हक है
وہ تو اسے ملنا چاہیے. تو ہم سخت اس چیز پہ احتجاج کرتے ہیں کہ بجلی کو مہنگا نہیں واپس آنا چاہیے. یہ جو حال ہی میں انہوں نے ریٹ بڑھائے ہیں وہ بالکل واپس ہونے چاہیے. میں تو سمجھتا ہوں میں بہت پیچھے جانا چاہیے. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے غریب طبقہ جو 200, 300, 400 یونٹ تک استعمال کرتا ہے ان کو تو ہر صورت کسی نہ کسی طرح فیور دیں. کیونکہ جو 300, 400 یا 200 یونٹ تک بجلی استعمال کرتے ہیں یہ ثابت کرتا ہے کہ ان کا جو آمدنی ہے وہ بہت ہی کم ہے. تو لہٰذا ان کو تو کم سے کم معافی دینی چاہیے. کوئی فرق ڈالیں, امیر اور غریب کا فرق رہنا چاہیے. غریبوں کے لیے زیادہ مشکل وقت ہے, پنکھا چلانا ایک مشکل کر دیا گیا ہے. تو لہٰذا میں تو یہی ریکویسٹ کروں گا, ہمارا ہمسایہ ملک دلی ہے, اس نے میرا خیال ہے ادھر کے وزیر اعلیٰ نے 2-3 صوبوں میں 300 یونٹ تک بجلی فری کر دی ہے. سینئر سٹیزن کو اس نے اتنی سہولتیں دے دی ہیں, کچھ نہ کچھ چھوٹے چھوٹے پیکیج تو نکالیں, ادھر سے پیسے بچائیں ادھر سے بچائیں, مختلف جگہ سے پیسے بچائیں اور یہ غریب کو فیور دیں. دیکھیں 300 یونٹ تک کر لیں, ایک طے کر لیں کہ 300 یونٹ تک کو لے کے معافی ہے. بھائی غریب تو سکون سے جیے, امیر آدمی تو تھوڑا مہنگا ہو زیادہ وہ اس کا تو سلسلہ چل رہا ہے. تو لہٰذا میں تو حکومت سے یہی درخواست کروں گا, خدارا یہ جو غریب آدمی ہے اس کو 300 یونٹ تک ہر صورت آپ فری کریں. ان کے لیے گزارا کرنا مشکل ہے. جب آپ کو اندازہ نہیں ہے, جب یہ سفید پوش لوگ دوائیوں کی پرچیاں لے کے یا بچوں کی فیسیں لے کے یا یونیفارم کے لیے یا گھر کے خرچے کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں تو ہمیں بھی شرمندگی ہوتی ہے, اس سے بات نہیں ہوتی. وہ کہہ نہیں پاتا کہ میرے اس وقت کیا حالات ہے. سفید پوش کے لیے حکومت کو بھی سوچنا ہے, ہمیں بھی سوچنا ہے. ہر ایک کے ہاتھ میں تو کچھ کول نہیں دینا. تو لہٰذا میں حکومت سے یہی کہوں گا کہ خدا کے لیے یہ غریب آدمی کا ضرور سوچیں, 300 یونٹ تک ان کو فری لازمی دیں تاکہ وہ اپنے گھر کا چولہا جلا سکیں. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں, ایک طرف سولر پہ ڈیوٹی نہ ہونے کے برابر کر دی گئی ہے اور دوسری طرف جب سولر کو امپورٹ کرنے کی باری آتی ہے تو رکاوٹیں اتنی ڈال دی گئی ہیں کہ 2-2, 4-4, 5-5 ہزار کنٹینر کراچی پورٹ پہ کھڑا ہے. لوگوں کی انویسٹمنٹ بھی بونڈ کر دی گئی ہے. تو لہٰذا اگر انہیں امپورٹ کی اجازت دی ہے تو پھر ان کو جو رکاوٹیں حکومت کی ذمہ داری ہے وہ بھی دور کرے. آپ خود سوچیں جب 3-4 ہزار کنٹینر پورٹوں پہ کھڑا ہو جاتا ہے, ان کے ڈیمیج پڑتے ہیں, ان کے 100 طرح کے مسئلے, انویسٹمنٹ ضائع ہو جاتی ہے, انتظار کرنا پڑتا ہے. لیکن آپ کی دکانوں پہ سامان نہیں ہوتا تو سمجھے لیبر کو بھی آپ نے خرچے دینے ہیں, گھر کے خرچے بھی چلانے ہیں, بجلی دکانوں کے کرائے اور 100 طرح کے مسئلے ہوتے ہیں. تو لہٰذا جب کوئی امپورٹ کرتا ہے تو پھر اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں ہونا چاہیے کہ آنے کی بھی اجازت ہے اور نکلتا بھی نہیں سامان. یہاں اس وقت سولر والے پورے پاکستان کے بہت پریشان ہیں. سر بجلی بھی مہنگی ہے اور دوسرا ڈالر بھی ابھی اوپر ہے اور دوسرا جو موبائل کی ایکسیسریز اور موبائل بھی مہنگے ہوتے جا رہے ہیں. ظاہر اب کاروبار بھی افیکٹ ہوا ہے جی آپ کا؟ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, خالی موبائل یا موبائل ایکسیسری نہیں ہے, ہر چیز مہنگی ہے. کھانے کی چیز چلے جائیں, ٹرانسپورٹ پہ چلے جائیں, روٹی تندور کی روٹی پوچھ لیں, کوئی چیز اس وقت سستی نہیں ہے. ابھی اس حکومت کو بہت محنت کرنی ہے, سب کو بہت زیادہ احساس اور ذمہ داری نبھانی ہے کہ بھائی ابھی ہمارا سفر بہت لمبا ہے, مہنگائی پہ کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. ہم بار بار کہہ تو رہے ہیں ملک بہتری کی طرف چل پڑا ہے تو تھوڑا سا مہنگائی کو کنٹرول بھی کرنا شروع کریں نا. مہنگائی تو اتنی زیادہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں ہاتھ دینے والے کم ہوتے جا رہے ہیں اور مانگنے والے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. تو لہٰذا حکومت یہ چیز بھی محسوس کرے, ہمارے وزراء بھی صحیح میسیج دیں, سب لوگ دیکھیں کہ بھئی اتنے سے پیسے تنخواہوں میں لوگ کیسے وقت گزار رہے ہیں, زندگی کا سفر نہیں ہوتا. تو لہٰذا مہنگائی پہ کنٹرول کرنا سب سے زیادہ ضروری. اور 10 طرح کے کام ہیں وہ نہ بھی کیے جائیں تو گزارا ہو جائے گا, لیکن غریب کی روٹی کا بندوبست اگر انہوں نے کیا ہوا ہے تو اس کو مشکل نہ کریں. اگر ہر چوتھے دن مہنگائی ہوگی, کبھی پٹرول مہنگا, کبھی بجلی مہنگی, 100 طرح کے مسئلے دوسرے ہوں گے تو پھر لوگ اپنے گھر میں گزارا کیسے کریں گے؟ پھر تو کچھ کول ہی رہ جاتا ہے نا. بابر بھائی کیا میسج دینا چاہیں گے گورنمنٹ کو؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا ووٹ آپ دیں گے اس بار؟ ووٹ تو کیوں نہیں دیں گے, ووٹ تو ہر پاکستانی کو دینا چاہیے. بھائی جس سے وابستگی ہے, جس کو یقین ہے کہ یہ لوگ بہتر کر سکتے ہیں, اپنی اس جماعت کو ووٹ دیں. ہماری جن کے ساتھ وابستگی ہے, یہ میسج بھی ان کے لیے, یہ ذمہ داری بھی ان کے لیے. آپ کی کس کے بابت؟ میرا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے اور مسلم لیگ نون کے لیے میرا میسج ہے کہ عوام پس رہی ہے, مہنگائی کو کنٹرول کریں.
महंगाई मज़ीद नहीं होनी चाहिए, गरीब को कम से कम 300 यूनिट का बेनिफिट दें और थोड़ी सी पॉलिसियाँ मज़ीद बेहतर की जाएँ, क्योंकि ये पिछले चंद सालों से काफ़ी मुश्किलात आई हैं पाकिस्तान पे। तो अब ज़ाहिर है मैं एक पैगाम ज़रूर देना चाहता हूँ अपने कौमी इदारों को और सियासतदानों को कि अल्लाह का वास्ता है, इस पाकिस्तान ने आपको हर नेमत से नवाजा है, अल्लाह का बड़ा करम है आप सब पे, पूरे पाकिस्तान पे अल्लाह का करम है, लेकिन हम सब ने पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया। क्यों ना सब मिलकर 5 साल पाकिस्तान के लिए काम करें, 5 साल बाद आप देख लीजिएगा पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है, तो फिर आप 5 साल बाद फैसला कर लें कि पाकिस्तान के लिए काम करना बेहतर है या अपने अपने लिए काम करना बेहतर है। तो लिहाजा मैं कहूँगा कि एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी करने से बेहतर है कि हम एक दूसरे का बाजू पकड़ें और मुल्क की मफाद में काम करें। ये नातफाकी ने हमारे मुल्क को इस जगह पे पहुँचाया जो हमारे हालात है। पूरी दुनिया में तमाशा बना हुआ पाकिस्तान, जहाँ को वज़ीर आज़म पहला हो, इससे पहला हो, जो भी हो, वो जाता है तो पता चलता है, हमारी पूरी कौम को पता चल जाता है ये जहाँ का दौरा है वहाँ हमें कितने पैसे मिलेंगे। अब हमें पैसे देने वाला बने, यही पाकिस्तान था ना। जब जर्मन में मुश्किल वक्त आया तो हमने जर्मन की मदद की थी। ये हमारी ये पीआई की एयरलाइन दुनिया की एयरलाइनें उन्होंने कामयाब कर दी, हमारी एयरलाइन कहाँ से कहाँ पहुँच गई। पहली दफ़ा मेरे सुनने में आया जो हमारे डॉक्टर अब्दुल्ला साहब थे शायद, जिन्होंने कोरिया का बजट बनाया था, उनको फॉलो करते हुए आज कोरिया कहाँ पे पहुँच गया और हम कहाँ पहुँच गए। तो लिहाजा मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें नातफाकी, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने, खींचातानी से बाहर आना चाहिए। हर बंदे को महसूस करना चाहिए, जिस तरह आप अपनी ज़ात पे उंगली उठना पसंद नहीं करते, इसी तरह पाकिस्तान पे भी उठने वाली उंगली या कोई इस पे हंसे पाकिस्तान पे, तो ये भी आपको महसूस होना चाहिए। आप इंडिया के चैनल लगा के देख लें, हम जब लोगों से इमदाद मांगते हैं, जो हमारे अंदरूनी हालात हैं वो पूरी दुनिया को किस तरह दिखाया जाता है, हमारी शक्ल कैसे दिखाई जाती है। तो लिहाजा सबसे अहम ज़रूरत है इत्तफाक के साथ मिलकर एक दफ़ा मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाएं। जब आप बेहतर पाकिस्तान देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि हमने 70 साल ज़ाया किए हैं। तो मैं पाक आर्मी से भी कहूँगा, हुकूमत पाकिस्तान से भी कहूँगा, अपोजिशन से भी कहूँगा और बकाया सब अदारों से भी कहूँगा कि खुदा के लिए मिलकर पाकिस्तान का सोचें और पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेके। एक छोटा सा इशू और मैं बयान करता हूँ। हमारी कमी देखें क्या हम लोगों में एक आजकल एक थोड़ा सा शोर मचा हुआ है, ये मोटरसाइकिल पे हेलमेट ना पहने तो 5000 रुपये जुर्माना है। हर 6 माह बाद, 2 साल बाद ये इशू उठता है, कोई ऑफिसर साहब आते हैं या कोई जज साहब ऐलान करते हैं तो एकदम पकड़ दक्कड़ शुरू हो जाती है, ज़बरदस्ती हेलमेट पहनाए जाते हैं, जुर्माने किए जाते हैं। मैं समझता हूँ कि आइंदा अगर अब हेलमेट उतरा तो इस अदारे के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, लोगों के खिलाफ नहीं होना चाहिए। लोग जब हेलमेट पहनना शुरू कर देते हैं तो ये पूछना छोड़ देते हैं। जब पहला हेलमेट सर से उतरे उसी वक्त क्यों नहीं चलान किया जाता? आप हेलमेट उतरने का इंतज़ार क्यों करते हैं? पहले सबको पहनाया जाता, फिर एक एक करके सब उतार देते हैं, फिर किसी को याद आता है तो फिर नया पैकेज लेके वो मैदान में उतर जाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। अदारों को अपने जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। जो हमारा कानून बन चुका है, जो हमारे कानून में चीज़ें हैं, उन पे अमल करवाना तो इन लोगों का काम है ना। तो ये अदारे अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें। ये हेलमेट अब उतरना नहीं चाहिए। मैं समझता हूँ इस अदारे की जिम्मेदारी है, हमारे जो वार्डन भाई हैं, हमारे जो ट्रैफिक के हवाले से जिनकी जिम्मेदारी है इनको रोकना, अब मैं समझता हूँ, मैं रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि खुदा के लिए ये सीटीओ साहब जाते हैं या दूसरे आते हैं तो उनका मूड पता नहीं क्या होता है। तो लिहाजा आप हमेशा के लिए ज़हन में बैठाएं कि हेलमेट हमने नहीं उतरने देना। अगर हेलमेट उतरे तो समझ ले फिर इसका जिम्मेदार आवाम नहीं है, हमारा वो अदारा है जिसने लापरवाही की, हेलमेट पहना हुआ लोगों ने उतारना शुरू कर दिया। ये अदारों की कमज़ोरियाँ होती हैं जो नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी बाबर महमूद साहब की, और बाबर महमूद साहब ने वाज़ह तौर पे ये बताया है कि जी सी पैक की बहाली को खुशाइन करार दिया उन्होंने, जबकि उन्होंने कहा है कि जी ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है कि गरीबों के लिए सोचा जाए, सब्सिडी दी जाए, बिजली और गैस के नरखों को कम किया जाए, महंगाई की शरह कम अज़ कम गरीबों के लिए कम की जाए, और मिल करके पाकिस्तान को 5 साल दिए जाएँ, पाकिस्तान के लिए काम करें। दूसरा हेलमेट के हवाले से भी उन्होंने वाज़ह पैगाम दिया है
ہے کہ ہیلمٹ کے لیے اگر وہ ادارہ پالیسی نہیں اس پہ عمل درآمد کرا سکتا تو ادارے کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. بابر محمود صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. جی بابر صاحب یہ بتائیے گا کہ نون لیگ کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن نون لیگ نے تو اپنا ووٹ بینک کم نہیں کیا. یہ جو اب معاشی اصلاحات کی ہیں بڑی مشکل معاملات کرنے پڑے حکومت کو. یہ بھی کوشچن لے لیجیے گا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کب واپس آ رہے ہیں؟ دیکھو جی, یہ تو میاں صاحب نے فیصلہ کرنا ہے. ویسے تو پوری قوم انتظار کر رہی ہے کہ میاں صاحب کب آ رہے ہیں اور کب اعلان کریں گے آنے کا. تو جب آئیں گے سب دیکھ لیں گے. ظاہر پاکستان بڑا ایک مشکل مراحل سے گزر رہا تھا پچھلے چند ماہ پہلے, لیکن میں سمجھتا اس وقت تو حالات بہتری کی طرف چلنا شروع ہو گئے ہیں. پہلے تو ایک وقت ایسا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے کی آوازیں گلی گلی میں بھی چل رہی تھی, میڈیا پہ بھی یہی شور تھا, ہر طرف یہی میسیج چل رہا تھا. لیکن اللہ کا شکر ہے اس چیز سے ہمیں اللہ نے بچایا اور بہتری آئی اس میں, اور بہتری کی طرف چل پڑے ہیں. تو آنے والے وقتوں میں اب الیکشن ہونا چاہیے. سمجھ تو یہ 12 تاریخ کو یہ حکومت ختم ہو رہی ہے جو اعلان کیا گیا, تو اس کے بعد الیکشن ہونا چاہیے. الیکشن میں سب کو حصہ لینا چاہیے اور الیکشن کا فیصلہ جو ہو پوری قوم کو اسے ماننا چاہیے. دوسرا, آج کل ہر طرف بارشیں بھی ہیں اور سیلاب والا ماحول بھی بنا ہوا ہے. تو پچھلے سال بھی آپ کو پتا تھا جو سیلاب آیا اس نے بہت زیادہ سیلاب کی وجہ سے تباہی ہوئی. پچھلے سال کافی آپ نے امداد کی, بڑا چندہ اکٹھا کیا, 6 کروڑ 11 لاکھ روپیہ, اور 1 کروڑ روپیہ ابھی ہمارے پاس مزید آیا ہوا ہے. لیکن یہ بارشوں کی وجہ سے اس علاقے میں ابھی کام نہیں کر رہے کہ یہ بارشوں کے بعد دیکھتے ہیں. 7 کروڑ 11 لاکھ روپیہ ٹوٹل ہے. 6 کروڑ 11 لاکھ روپیہ ہم لوگ آ چکے ہیں. تونسا کی مختلف بستیوں میں اور راجن پور فاضل پور کی بستیوں میں ہم الحمدللہ 300 گھر بنا کے دیے ہیں اور پکے گھر بنا کے دیے ہیں. اور میں حکومت پاکستان سے بھی کہوں گا کہ برائے مہربانی لوگوں کو جب آپ امداد کی صورت میں گھر بنا کے دینے کی بجائے آپ 10 لاکھ دے دیں, 5 لاکھ دے دیں, 2 لاکھ دے دیں, ان کے گھر کچے ہیں وہ پھر کچے گھر بنا کے پیسے کھا جائیں گے. اصل میں فائدہ تو یہ ہے کہ آپ ان کو انہی پیسوں سے پکے گھر بنا کے دیں. خدا نہ خواستہ 10 دفعہ بھی سیلاب آئے نا تو وہ مٹی کے مکانوں کی طرح گریں گے نہیں انشاءاللہ. پکے مکان الحمدللہ ہم نے جس علاقے میں بھی کام کیا ہے جو پکے مکان تھے وہاں پہ قائم دائم ہے. تو لہذا پیسے دیں گے, اگلی دفعہ پھر اللہ نہ کرے سیلاب آتا ہے تو مٹی کا مکان پھر گرے گا. جو پیچھے 2-4 لاکھ حکومت نے اگر ایک فیملی کو دیا ہے تو وہ اگلے سال پھر لائن میں کھڑا ہوگا کہ بھئی اب پھر مکان گر گیا, پھر نئے سرے سے پیسے ملیں گے. تو اس کا رزلٹ اچھا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح خدمت گروپ ہار روڈ نے 1.5 مہینہ وہاں پہ رہ کے دن رات محنت کر کے 300 پکے گھر بنا کے دیے ہیں, اور آپ جب چاہیں تونسا کی ان بستیوں میں یا راجن پور فاضل پور کی بستیوں میں جا کے دیکھیں, لوگ پکے گھروں میں رہنے. اللہ نہ کرے سیلاب آ بھی جائے تو ہمیں پورا یقین الحمدللہ وہ گھر محفوظ رہیں گے. کیش دینا بالکل غلط ہے. کیش اب کبھی حکومت نہ دے. اگر ان علاقوں کا لوگوں کی ابھی آپ نے قسطیں یا امداد کرنی ہے یا پچھلی کرنی ہے تو برائے مہربانی ان کو جب بھی دیں گھر بنا کے دیں. اور کیش کی صورت میں کوئی مد, ہاں کھانے پینے کی صورت میں 10 20 30 40 50 ہزار دیتے ہیں وہ دوسری بات ہے, لیکن گھروں کے لیے پیسے نہیں دینے چاہیے. میں آپ کو بڑے سادے سے لفظوں میں سمجھاتا ہوں کہ اگر اس سیلاب زدہ علاقے میں اگر میرا مکان مٹی کا مکان جو 25 سے 30 ہزار روپے کے میں وہ خود محنت کر کے بنا لیتے ہیں, اگر وہ گر جاتا ہے اور حکومت ہمارے وہ گھر دے کے ہمیں حقدار سمجھتے ہوئے 5 لاکھ روپے دے دیتی ہے تو میں پھر وہ 25-30 ہزار روپے کے مٹی کے گارے کا گھر بنا کے پھر رہنا شروع کر دیتا ہوں, اور 2 سال بعد یا 3 سال بعد پھر وہ مٹی کا گھر گرتا ہے اور پھر میں لائن میں لگ کے دوبارہ 4-5 لاکھ مانگتا ہوں. تو فائدہ تو یہ ہے کہ میرا جو کچا گھر ہے اس کو پکا بنا کے دیا جائے تاکہ یہ بار بار لائنوں میں لگنے والی جو رواج ہے وہ کم ہو. تو اسی طرح میں سمجھتا ہوں پھر سیلاب تو دنیا میں آتے ہیں لیکن اتنے مکان اس لیے یہاں پہ گرتے ہیں کہ وہ ہوتے ہی مٹی کے ہیں. اربوں روپے کی ہم نے سنا ہے امداد ہے, اربوں روپے کی. اور ان علاقوں میں یقین کریں آپ جا کے دیکھ لیں کہ اگر ہزاروں لاکھوں لوگوں کو حکومتوں نے پیسے دیے نا
तो आपको पक्के घर, मैं शर्तिया कहता हूं कि आपको खिदमत ग्रुप हार रोड के सिर्फ पक्के घर नजर आएंगे। उन लोगों ने जिन्हें कैश मिला उन्होंने घर बनाए नहीं, मिट्टी के घरों में रहते हैं, तो वो आस्ता आस्ता पैसे खा जाएंगे। तो ये कौमी खजाना होता है, कौम की अमानत होती है, तो इसका इस्तेमाल भी सही होना चाहिए। जैसे हम अपने बच्चों को पैसे देते वक्त सोचते हैं ना कि कैश देंगे तो खा जाएगा, तो बेहतर है इसको कोई प्रॉपर चीज लेके दें। अच्छा बाबर भाई, एक चीज़ ये थी, कुरान पाक की बेहुरमती हुई है स्वीडन में, उस पर आपके हाल रोड की तरफ से बड़ी आवाज़ उठाई गई, बड़े भरपूर मुजाहरे किए गए, जिस पर स्वीडन ने भी घुटने टेके। इस बारे में क्या कहेंगे? देखें जी, बाइस से शर्म है हमारे लिए, पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए। इससे ज़्यादा जलालत क्या होगी? स्वीडन के बाद अब डेनमार्क में भी ये वाक़या हो गया। हमारे पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो, दुनिया में क्या फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से? उन्होंने जो करना होता है कर लें। आज अगर मुश्तरका तौर पे मुसलमान ममालिक कोई फ़ैसला करें, सख्त फ़ैसला, तो मैं नहीं समझता ये दोबारा उनकी अदलिया या इन मुल्कों की औकात ही क्या है। अगर हम लालची ना हो, अगर हमें अपने मफाद ना हो, मैं खाली पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं इतने 57 इस्लामी ममालिक हैं, 2.25 अरब की आबादी है, 70 लाख फौज है, और मेरा ख्याल है पूरे यूरोप की आबादी नहीं 20-25 करोड़ से ज़्यादा होगी, इतनी फौज उनके पास नहीं होगी। तो हम अपने कुरान की बेरुमती भी देखते रहते हैं, मजामत की। हम तो समझते हैं हमने जो किया वो कुछ भी नहीं, लेकिन कम से कम अल्लाह का शुक्र है हम उन लोगों में तो शामिल है जिन्होंने कम से कम इस पे आवाज़ तो उठाई है। तो मैं तो समझता हूँ शायद हम पे ये मुश्किल वक्त ही इसलिए है कि हमने इस्लाम को पीछे रख दिया है और अपनी ज़ात को आगे कर दिया है। तो अल्लाह करे मजबूत पाकिस्तान हो, एटमी ताकत है, अल्लाह इसे मुश्किल हालात से निकाले, माली तौर पे मजबूत हो, तो मैं समझता हूँ यही पाकिस्तान होगा जो दुनिया की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हैं। आप चाइना की मिसाल ले लें, हमारे साथ ही है, वो आज़ाद हुआ है, आज उसने इतनी तरक्की की है कि अमेरिका जैसा मुल्क भी ना उससे बात करते हुए सोचता है। तो मैं तो यही कहूँगा हमने पाकिस्तान को मजबूत करना है, अपने पाकिस्तान के लिए, अपनी आवाम के लिए, इस्लाम के लिए, उम्मत के लिए। हम इतने मजबूत हो जाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो फ़ौज है दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है। फिर हम इन यूरोपियन को और दूसरे ममालिक को बताएंगे जो इस तरह की जुर्रत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हम जारी रखते हैं, मज़ीद बातचीत करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक है। क्या सूरत हाल इस टाइम चल रही है मोबाइल्स की, ख़ास तौर पे बिजली के बिलों में इतना इजाफा हुआ है, ज़ाहिर कारोबारी लोग भी बड़े परेशान हैं। जी ऐसा ही है कि जो महंगाई की सूरत हाल है वो तो आप सब जानते हैं कि कोई भी पाकिस्तानी शहरी जो है वो इस वक्त करब और गुस्से में भी है और परेशान भी है। जो कारोबार के हालात है, जैसे मैं मोबाइल का कारोबार करता हूँ, तो मोबाइल के कारोबार में इंपोर्ट की सख्तियों की वजह से, डॉलर के ऊपर जाने की वजह से, और अगरचे पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा था मोबाइल, लेकिन मोबाइल अपनी कीमतों से 2 से 3 गुना ज़्यादा हो गया। जो फ़ोन हम 10 से 12-15 हज़ार रुपये का बेचते थे, आज वो 35 से 40 हज़ार रुपये का हो गया। ठीक है, वो उसकी वजह सिर्फ यही है कि ये जो महंगाई का एक सैलाब जो है वो हर एक शोबे में, चाहे वो कारोबार के किसी भी प्रोडक्ट के हवाले से हो, वो खाने की के वाले से, और ख़ास तौर पे बिजली का बिल जो भी है 7-7, 8-10 रुपये, बल्कि जब तो हम गिनना शुरू करते हैं तो 50 रुपये के ऊपर यूनिट चला जाता है टैक्सों के बाद। तो जाके तो गरीब आदमी जो है वो कैसे, जिसकी ऑन एवरेज कमाई जो है वो 20, 22, 25, 30 हज़ार, 40 हज़ार, मैं कहता हूँ 50 हज़ार भी है, उसने अगर घर का किराया देना है, अगर इतने महंगे बिजली के बिल देने हैं, घरों के जो मुलाजमीन आप उनसे पूछें वो बताते हैं पंखा चलता है, लाइट चलती है, हम कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लगाते, 18 हज़ार रुपये बिल आता है। उनकी तनख्वाह पूछे तो वो बेचारे 15 हज़ार 20 हज़ार रुपये उनकी तनख्वाह है। तो इतना बड़ा जो जुल्म है वो ये हुकूमत को सोचना चाहिए कि जो बोझ होता है आवाम के ऊपर उस सूरत में डाला जाए कि गरीब तबका जो है वो उससे महफूज रहे। ये बार बार कहते हैं जो ताजर है वो हमेशा टैक्स देता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स सिर्फ ताजर देता ही है। वो इंपोर्ट करता है, करवाता है, वो कोई चीज़ खरीदता है, कुछ भी करता है, वो अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए वो टैक्स देता है। एक पेस खरीदने तक वो टैक्स पे करता है। तो बात इस वक्त जो हो रही है वो ये है कि इतनी महंगाई ये हुकूमत को सोचना चाहिए अवाम में। अब आप ये देखें कि इस वक्त हुकूमत, जैसे एक झंडे की बात आ गई कि जी झंडा लगाना, सोशल मीडिया पे हम देखते हैं कि जी 50 करोड़ रुपए का झंडा लगाना है, ये जी 2-2.5-3 अरब रुपए की गाड़ियां लेके देनी है, ये जी जो हमारे हुक्मरान बैठे हुए हैं, ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, दफ्तरों में बैठे हुए हैं, उनको इतने 100 यूनिट्स फ्री हैं जी, उनको इतना पेट्रोल फ्री है जी, इनको ये इस तरह की मराहत है। तो जब ये एक गरीब आदमी सुनता है तो वो, आप बताएं, वो उनको दुआ देता होगा,
वो उनको गालियां देता होगा। आपका वो मतलब है उनको बुरा भला ही जो कहता ये बासर लोग हैं तबका है उसकी यानी बिजली के फ्री यूनिट से मुराद खत्म होनी चाहिए। होगा। अब ये नहीं है कि वो बासर हो चुके हैं जी, वो उन्होंने पढ़ लिख के उन्होंने अपनी एक एजुकेशन को लेके जी अब उनको ये हक हासिल हो गया कि वो इस तरह की ज़िंदगी गुजारने, ठीक है, लेकिन अब उनके ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा है। इन तमाम तबकात के ऊपर अब जिम्मेदारी ज़्यादा है। अगर अल्लाह ने उनको एक मुकाम दिया है, अल्लाह ने उनको इज़्ज़त दिया, तो फिर वो किस लिए दिया है कि अवाम की खिदमत के लिए दिया, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे वो किसी भी किस्म से शोबे से इंसानियत को जब उसके ऊपर उसको एक दे दिया गया अल्लाह ने मुकाम, तो उसका काम है कि उनके बारे में सोचे। ये जाहिर है कि आपने वोट भी डाला होगा, किसे वोट दिया था? जी वोट तो बस ना ही पूछें, वोट मैंने दिया था पीटीआई को। जी एक वक्त में मैंने पीटीआई को वोट दिया था, लेकिन मैं अब कभी भी पीटीआई को वोट नहीं दूंगा। तो वो जो वोट था वो मैंने इसलिए दिया कि उसकी बातें बहुत अच्छी थी, और वो बातें थी एक आम आवाम के लिए। देखें एक कामयाब लीडर क्या कहता है, वो कहता है कि मुझे इंतज़ार नहीं करना, लाइफ टाइम इंतज़ार नहीं करना, जो करना है अभी करना है, और अभी क्या करना है, आवाम की खिदमत अभी करनी है, फॉर नॉट द फ्यूचर, राइट नाउ। कि ज़िंदगी का पता नहीं है कि मैं 20 साल बाद ये करूँगा, 30 साल बाद ये करूँगा, राइट नाउ। ये कामयाब लीडर यही कहता है कि मैं आया हूँ, मुझे हेल्थ का वादा था, मैं आपकी हेल्थ ठीक करके जाऊँगा, आपको सिस्टम दे के जाऊँगा, आपका लॉ और आपकी जो इन्फोर्समेंट है, आपका कानून जो है उसकी बालादस्ती करवा के जाऊँगा, आपके मुल्क को तरक्की का शकोल तोड़ूंगा। ये सारी चीज़ें हमने हुक्मरानों से बातें सुनी और हमें अच्छी लगी हैं कि कोई भी ऐसा सिस्टम जो है काम पाकिस्तानी को, क्योंकि मैं दुनिया भी घूमता हूँ, पता है मुझे, थोड़ी अवेयरनेस भी है। तो जब हम जाते हैं किसी भी यूरोप में चले जाएं, दुबई चले जाएं, तो हमें जब ये एक लीडर जब ये बात करता है कि यार एक आम आवाम के क्या मसाइल है, वहाँ देखें यहाँ देखें, यही कंपैरिजन है ना, तो हमें फील होता है कि ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन अगर आने के बाद अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो मैं समझता हूँ कि नेक्स्ट टाइम किस पार्टी को वोट डालेंगे? सर मैं नेक्स्ट टाइम नून लीग को वोट डालूंगा। क्यों? उसकी वजह है कि ये कोई मतलब मुझे कोई सियासी बसीरत 2013 से लेकर 2018 तक का जो टेन्योर था ना, मैं कारोबारी आदमी हूँ, हमने बिजनेस किया, ठीक है ना। उस बिजनेस में 2013 से 18 के अंदर जो बिजनेस के हालात और वाक़यात थे ना, जो डॉलर की पोजीशन थी, स्टेबल डॉलर था, रिजर्व्स बेहतर थे, पाकिस्तान में बिजली मुकम्मल तौर पर मौजूद थी, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ी बात कि सी पैक जैसा इतना बड़ा मनसूबा आप देखेंगे 2013 से 18 तक आप ये सी पैक के लिए करते रहे काम। 2018 के बाद 2022 तक आपका मंसूबा कहाँ पे गया? बिल्कुल रोल बैक हो गया। कहाँ गया वो सी पैक? कभी आपने मीडिया पे सुना सी पैक के बारे में? बस बंद कर दिया गया। अब जैसे ये नई गवर्नमेंट दोबारा आई है और इस वक्त ये चले पीडीएम में मिक्स कर रहे हैं, लेकिन सी पैक आप देखें एकदम वापस आ गया। इसका मतलब है कि ये 2018 से 2022 तक जो हुक्मरान था उसे सी पैक का कोई, दुनिया में हमें प्रॉब्लम है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। जी हमारी इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है, एक्सपोर्ट बहुत कम है, यही प्रॉब्लम थी ना, डेफिसिट। इसी से ये कहते हैं सादे लफ्ज़ों में जी कि जी डॉलर ज़्यादा बाहर भेजने पड़ते हैं और कम जो है वो आते हैं। तो सी पैक क्या था? इसमें तो डॉलर आने थे, इसमें जाना था तो कुछ भी नहीं था। चाइना की इन्वेस्टमेंट आनी थी, फिर उसके साथ आपके साथ अरब ममालिक भी जो थे वो भी बहुत अच्छी तरह इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, वो भी चाह रहे थे कि हम इसमें हो। यानी कि मंसूबा कोई 1-2-4 बिलियन डॉलर का नहीं, वो लॉट ऑफ बिलियन डॉलर्स। आज पाकिस्तान 2-3 बिलियन डॉलर के लिए हम लोगों को ये इतनी मुसीबतों से गुजरना पड़ रहा है। नून लीग को वोट दूंगा। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा है कि हुक्मरानों को होश के नाखून लेने चाहिए और ये महंगाई को ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए इकदाम करने चाहिए, कम से कम गरीब आवाम के लिए। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। जी वेलकम बैक नाजरीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। हाल रोड में हम मौजूद हैं, मोहम्मद आजम साहब हैं, इनसे बात करते हैं, पैटर्न इन चीफ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली भाई आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? वेलकम टू जी खिदमत ग्रुप। आप अच्छा ये बताएं कि ये जो इस टाइम महंगाई की सूरत हाल बनी, ख़ास तौर पे बिजली के बिलों में इतना इजाफा, 7.5 रुपये इजाफा किया गया, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी पहले तो मैं अली भाई आपको बताऊं तो अभी तो ये प्रैक्टिकली काम नहीं लोगों के हाथ में आया और लोग चीख पड़े हैं। जब बिल हाथ में आएंगे तो उस वक्त रिएक्शन क्या होगा, आप उस चीज़ को लें। आप देखें ना कि हम हमेशा बात करते हैं गरीब तबके की कि उनके पास कैसे सर्वाइवल होगा। ये तो हैंडसम जो बंदे के पास इनकम भी अच्छी है वो भी सोचता है कि अब हमने क्या करना है, कैसे सर्वाइव करना है। तो यार गरीब आवाम का तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है ना। तो इस वजह से हम
ये जो गवर्नमेंट है इनको चाहिए कि कुछ ना कुछ तो रिलीफ दें, आवाम को किसी न किसी पैटर्न पे लेके आए। पढ़ी लिखी समझदार गवर्नमेंट है, हमेशा पाकिस्तान को मुश्किलात में इसी गवर्नमेंट ने निकाला है। तो मैं ये फिर कहूँगा मिस्टर प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट है कि इसका कोई शेड्यूल ऐसा बनाएं कि इसके टैरिफ में जो आते हैं, जो 200 यूनिट 300 यूनिट 400 यूनिट जो भी हैं, इसको आप ऐसा करें कि मेंटेन करें कि लोग इजीली सर्वाइवल कर सकें। और जिनको आप प्रोटोकॉल भी देते हैं, शाहाना गाड़ियाँ भी देते हैं, बड़े बड़े बंगले भी देते हैं, अच्छी अच्छी जॉब्स देते हैं, उनको फ्री कर दिया आपने। काइंडली आप उनका बर्डन उन पर डालें ताकि उनको भी पता चले कि यहाँ पे आवाम कैसे रह रही है और कैसे ये रहने। दूसरा पूछना था आपसे कि जाहिर है महंगाई इतनी बड़ी, इस बार तो ताजर भी हिल गए इतनी महंगाई से। छोटा ताजर खास तौर पे जो हाल रोड पे बैठा है, वो भी जो छोटी छोटी दुकानों पे है, वो भी बड़ी परेशानी का शिकार है। क्या समझते हैं कि इस टाइम आइंदा क्या हालात नजर आ रहे हैं? भाईजान हाल ऐसे तो आपने हमारे दुखती रग पे हाथ रखा है। हम तो इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड कारोबार यहाँ पे करते हैं, तो हमारा टोटल जो मामलात हैं वो इंपोर्ट से रिलेटेड है। डॉलर रेंज से बाहर हो गया, क्लियरेंस हो नहीं रही, सामान आ नहीं रहा, किराए पैसे बढ़ गए हैं, घरों के खर्चे, बिजली के बिल, दुकानदार पिस गया है। अब उसमें वो ताकत नहीं रही, वो स्ट्रेंथ नहीं रही। जो आप कहते हैं ना कि रीढ़ की हड्डी होता है ताजर, रीढ़ की हड्डी आपकी कमज़ोर हो गई है। तो काइंडली इसको मजबूत करें। इसको पता है, आपको गवर्नमेंट को पता है इनको कौन सी मेडिसिन देनी है, आप इनको रिलीफ दें, आप इंपोर्ट में रिलीफ दें। डॉलर देखें कहाँ चला गया हुआ है। और अगर हमने ये कशकोल के ऊपर ही कशकोल बनाना है तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे? खुदारा कुछ सोचें, आप इसको देखें कि हमने कैसे सर्वाइव करना है। इस कशकोल को तोड़ेंगे, इससे बाहर निकलेंगे। अगर तो हमने शाहाना लाइफ कर्ज लेके गुजारनी है तो फिर तो सारी ज़िंदगी ऐसे ही हम अपनी औलाद के लिए भी ऐसे छोड़ के जाएंगे। खुदारा इसको सोचें कि इसको तोड़ के हम कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, लोगों को रिलीफ कैसे दे सकते हैं। कर्ज लेकर रिलीफ करना मैं तो नहीं समझता कि ये कोई अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी। उन्होंने भी वाज़ह किया है और ये कहा है कशकोल तोड़नी होगी हमें और माशी तरक्की के लिए इक़दाम गवर्नमेंट को करने होंगे। हमारे साथ तो मौज़म अली खान साहब हैं, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक है सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, माशी सूरत हाल आपके सामने है और आम ताजिर बड़ा परेशान है, गरीब इंसान तो वैसे ही पिसा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे? बिजली की कीमतों में बड़ा इजाफा हुआ। देखें जी, माशी सूरत हाल का तो हाल ये है कि आप सिर्फ ये गौर करें कि आपके पाकिस्तान से जो एक क्लास है ना, मिडिल क्लास, वो ख़त्म हो गई है, जिसे हम वाइट कलर कहते हैं, जिसे हम सफ़ेद पोश तबका कहते हैं। उनका गुजारा करना मुश्किल हो गया है। तो लिहाजा हमारी हुकूमत जो है वो तो अपनी अय्याशियों में लगी हुई है। उन्हें पाकिस्तान की कोई परवाह नहीं, ना वो आवाम की परवाह है। उनकी अपनी लग्जरी लाइफ है। यहाँ पे देखें ना, जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको बिजली फ्री है, और जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते, बिजली के बिल उनसे लिए जाते हैं। तो यहाँ पे अब जो है ना, इनको सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान में लोगों का जीना मुश्किल होता जा रहा है और बिजली के बिल तो इतने ज़्यादा हो गए हैं। जिस तरह बाबर भाई ने कहा था कि 300 यूनिट तक जो है जो यूज़ करे, उसको तो बिजली मेरे हिसाब से फ्री होनी चाहिए, उसको तो बिजली फ्री कर देनी चाहिए, उस पर तो लोड ही नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो लोगों के ऊपर इतना लोड डाल दिया है। एक गरीब आदमी अपने बच्चों की फीसें दे, बिजली के बिल दे, घर का किराया दे, किस तरह गुजर बसर करेगा? आप सियासतदानों से पूछें ना कि ये 50,000 में एक घर का बजट बना के दिखा दें, लेकिन यहाँ पे कोई हाल नहीं है। तो लिहाजा अब ये हुकूमत को सोचना चाहिए कि लोगों को रिलीफ दें। लोगों का जीना बड़ा मुश्किल है, इनके लिए आसानियाँ पैदा करें। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये बताइएगा कि सी पैक भी बहाल हुआ है, ये कुछ इक़्तिसादी बातें भी हम मईशत के हवाले से भी करते हैं। आप क्या समझते हैं कि ये प्रोजेक्ट पहले रुका हुआ था, अब ये दोबारा शुरू हुआ? जी, ये एक अच्छा साइन है, खुशाइंद है कि यहाँ पे सी पैक जो है ये दोबारा जो है ये ऑन हुआ है। तो इससे लाजमी बात है कि हमारे पाकिस्तान में माशियत में बेहतरी आएगी, पाकिस्तान के इक़्तिसादियत में बेहतरी आएगी। तो ये एक खुशाइंद है। हम दुआ गो हैं कि ये सी पैक जो है पाए तकमील तक पहुँचे ताकि पाकिस्तान जो है वो तरक्की की राह पे गामजन हो। दूसरा ये भी रहा है कि जब नई गवर्नमेंट आती है पॉलिसीज तब्दील हो जाती हैं। सी पैक भी माजी में ऐसे ही हुआ था। मज़ीद अब आइंदा हुकूमत आ रही है, आप किसको वोट देंगे? देखें जी, ये तो अभी कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि वोट एक अमानत होता है। तो जो भी पाकिस्तान के हक़ में बेहतर होगा, इंशाल्लाह उसी को हम अपना वोट देंगे। तो हम वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, बड़ी गहरी नज़र से देख रहे हैं। तो जो हमें बेहतर लगेगा इंशाल्लाह उसको हम अपना वोट देंगे। माजी में दिए वोट आपने? जी अल्हम्दुलिल्लाह। किस जमात? जी नून लीग को दिया। तो अभी ये आप गौर कर रहे हैं कि आइंदा वोट देना है या देंगे नहीं? नहीं, वोट तो भाई एक हमारा राइट है, हमारा हक है। वोट से ही जो तकदीरें बदलती हैं। इंशाल्लाह हम जो है वोट, क्योंकि हमारे कायद हैं बाबर महमूद,
تو بابر محمود صاحب جہاں پہ فیصلہ کریں گے وہاں پہ ہم اپنا ٹھپا لگا دیں گے انشاءاللہ. بابر صاحب نے تو کہا ہے کہ میں نون لیگ کی حمایت کرتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں جی, میں نے تو لفظ یوز کیا کہ بابر صاحب نے کہہ دینا نا جی کہ زید کو ڈال دو, بکر کو ڈال دو, تو لہٰذا ہم نے وہیں پہ ٹھپا لگا دیں گے. بہت بہت شکریہ جی. تھینک یو. ناظرین, گفتگو سنی, معظم صاحب نے واضح کر دیا کہ جس کو بابر محمود صاحب کہیں گے ووٹ میں انہی کو ڈالوں گا. اور پچھلی دفعہ انہوں نے کہا جی میں نے نون لیگ کو ووٹ دیا تھا, اور اس بار انہوں نے حکمرانوں سے یہی کہا کہ جی غریب کے لیے بھی سوچیں, اور یہ جو عمرہ کو فری یونٹس دیے خاص طور پہ سرکاری ملازمین کو, بیوروکریسی کو, یہ بند ہونے چاہیے, اور پھر اگر دینے ہیں تو غریبوں کو بھی دیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیا حال ہے جی؟ جی شکر اللہ کا. کیا کاروبار کیسا جا رہا ہے آپ کی مارکیٹ میں؟ کاروبار بس ٹھیک چل رہا ہے. اس کا ہمارا کاروبار ٹوٹل جو امپورٹ سے ریلیٹڈ ہے, تو اس کا سارا دارومدار ڈالر پہ ہوتا ہے. تو ڈالر جیسے اوپر جاتا ہے یا نیچے آتا ہے تو ہماری کام پہ بہت اثر پڑتا ہے. تو اس لیے تو میں کہوں گا مشکل حالات ہیں مارکیٹ کے, مگر امید اچھے کی رکھنی چاہیے. کتنی یہ سیل میں کمی آئی ہے؟ سیل سمجھ لیں کہ ایک چیز جو بندہ 14,000 15,000 میں خرید لیتا تھا موبائل, اب اس کو 35-40 میں مل رہا ہے. تو اوبیسلی ایک مخصوص طبقہ ہے جو 14-15 کی رینج میں تھا, 20 کی, وہ اس کی رینج سے باہر چلا گیا. تو اس لیے سیل میں نمایاں کمی آئی ہے. یہ ڈالر کی قیمت بڑی, سی پیک بھی رول بیک ہوا, کیا وجوہات تھی؟ سی بیک تو اب جی رول بیک کرنے والوں کو پتہ ہے. جیسے 2018 تک تو بالکل صحیح چل رہا تھا, 2018 کے بعد اس کو بالکل ہی پس پردہ ڈال دیا گیا, بالکل سٹاپ کر دیا گیا. تو 4 سال یہ بند ہی رہا. مگر اب یہ گورنمنٹ کا اچھا انیشیٹو لیا ہے کہ انہوں نے سی بیک پہ توجہ دی, چائنا کے ساتھ دوبارہ ریلیشن قائم کیے, چائنا نے سی بیک میں انٹرسٹ شامل کیا. پھر انہوں نے ایک ٹرین منصوبہ بھی کاشغر سے گوادر تک کا 57-58 ملین ڈالر کا تھا, وہ اپروو ہے. تو اس کے بعد یہ سی بیک انشاءاللہ امید ہے کہ پاکستان کی گیم چینجر تو ہے. اگر اس پہ کام ہوتا رہے, کوئی بھی حکومت آئے, کوئی بھی پارٹی ہو, جو ملکی مفاد کے منصوبے ہیں ان پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے, ان کو کنٹینیو کرنا چاہیے. جیسے سی پیک پاکستان کے لیے تھا, نہ کہ اس کو ہم نے پی ٹی آئی یا نون لیگ کا بنا دیا. تو پی ٹی آئی اس نے بند کر دیا کہ یہ نون لیگ کا منصوبہ ہے, جبکہ یہ پاکستان کا منصوبہ ہے. اور سی پیک کو چلتے رہنا چاہیے. میرے خیال سے چلتا رہے گا تو پاکستان میں معاشی حالات بہتر ہو جائیں گے. صاحب یہ پوچھنا تھا کہ ہمارے ہمسایہ ملک بھارت میں یعنی یہ موبائل وغیرہ ادھر بننے شروع ہوئے ہیں, اور جبکہ پاکستان ابھی بھی امپورٹ کر رہا ہے, کیا وجوہات ہیں؟ جی پاکستان میں شروع ہوئے تھے موبائل بننے, مگر اب وہ کافی کم ہو گئے ہیں, شاید یہ ڈالر کی وجہ سے, اور یہ کافی حالات, وہ ایکسیسریز تو ساری باہر سے ہی آ رہی ہیں, ایسیسریز ساری باہر سے آ رہی ہے. پاکستان میں تقریباً اب ہر چیز امپورٹ ہی ہو رہی ہے. ایکسپورٹ میں تو ہم کافی پیچھے چلے گئے ہیں. جو چیزیں ایکسپورٹ تھی وہ بھی کافی پیچھے چلی گئی ہیں, کیونکہ یہ کنٹینیو جو چیز چل رہی تھی اس کو ایک دفعہ روک دیا گیا. تو اب کیا اپیل کریں گے گورنمنٹ سے؟ گورنمنٹ سے یہی گزارش ہے کہ خدا پاکستان میں جو حالات ہیں, معاشی حالات ہیں, جو غریب آدمی ہے, خاص طور پہ مڈل کلاس ہے, اس کا خیال کریں. اور یہ جو پہلے بات بابر صاحب نے کی کہ جو مڈل کلاس بندہ ہے, غریب ہے, اس کا 200 سے 300 یونٹ فری دینے چاہیے. کم از کم 200-300 تک جو ان کا ریٹ ہے اس کو کم کرنا چاہیے, بڑھانا نہیں چاہیے. لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنی چاہیے. ہاں جو یہ بڑے لوگ ہیں, پتہ نہیں کتنے لاکھ یونٹ فری جا رہے ہیں, وہ ختم کرنے چاہیے. وہ لوگوں میں تقسیم ہونے چاہیے, غریبوں میں. اب یہ دیکھیں فرق ہے کہ بندہ امراض بھی لے رہا ہے, تنخواہیں بھی زیادہ لے رہا ہے, وہ وزیر بھی ہے, اس کو تو ویسے ہی اللہ کا شکر ہے. تو وہ پھر ایسی چیزیں ان کو تو خود ہی رضا کرانہ طور پہ ختم کر دینی چاہیے کہ وہ کہیں کہ ہم یہ چیزیں نہیں لے رہے, عوام غریب عوام کو دینے چاہیے. مہربانی. انہوں نے کہا ہے کہ سرکاری جو ملازمین ہیں, سرکاری سطح پہ جو مراد دی جا رہی ہیں وہ ختم ہونی چاہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ صاحب ہال روڈ میں کاروبار کرتے ہیں؟ جی کیا صورتحال چل رہی کاروبار؟ کاروبار ٹھیک چل رہے ہیں. تو کمی آئی ہے آپ کی کچھ سیل میں کوئی 1-1.5-2 سالوں میں؟ نہیں, پہلے کاروبار جو تھے 18 سے پہلے بہت اچھے چل رہے تھے, کیونکہ گورنمنٹ تھی. پھر انہوں نے آہستہ آہستہ جو ہے نا ملک کی جڑیں کھوکھلی کرنی شروع کر دی. پی ٹی آئی کی حکومت, جی انہوں نے جڑیں کھوکھلی کی, اور اس کا ثمر اب ہم بھگت رہے ہیں. انہوں نے ہر چیز کو کٹ لگایا تھا, ہر چیز کو, چاہے وہ ڈالر ہے, آپ کا ملک بیچنے کے پہ لے آئے تھے. تو اب تو شکر الحمدللہ یہ 1.5 سال سے جو حکومت دوبارہ آئی ہے, انہوں نے اس کو اسٹیبل کرنا شروع کیا ہے. یعنی معاشی اصلاحات کی ہیں. جی معاشی اصلاحات کی ہیں. چائنا کے ساتھ بھی سارے معاملات کیے ہیں, رشیا کے ساتھ بھی کیے ہیں, اور دوسری دنیا کے ساتھ بھی کیے ہیں, جن کے کہنے پہ یہ جو ہے نا اسرائیل, انڈیا اور امریکہ کی یہودی لابی سے مل کر جو پاکستان کو ڈی ریل کرنا چاہتے تھے, وہ پھر انہی پہ الزام لگایا انہوں نے.
वो भी एक पॉलिसी थी इनकी। समझते हैं कि सी पैक के भी यही ममालिक दुश्मन थे। जी यही दुश्मन थे, उन्हीं की वजह से इन्होंने सी पैक बंद किया था, उन्हीं की वजह से सारे मामलात इनको खटकते थे। असल में ये खुद कोई काम कर नहीं सकते, तो दूसरों को जो काम किया होता है उसको भी सराहा नहीं जाता, उसको अप्रिशिएट नहीं किया जाता। आइंदा सालों में पाकिस्तान की मैशत की बहाली नजर आ रही है आपको? इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान बहाल होगा, क्योंकि ये जितने भी है ना इनके सब ना जो अजाइम थे वो सामने आ गए ना। अब तो छांटी हो रहे हैं सब बंदे जो इन्होंने महकमों में लगाए हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी ने भी बहुत काम खराब किया था आपकी मुल्क में। क्योंकि अब भी ये जो इतनी गवर्नमेंट आई है ना, गवर्नमेंट अगर हमें रिलीफ देना चाहती भी है ना, नीचे ब्यूरोक्रेसी नहीं आने देती। अच्छा, किसे वोट दिया था जी आप? मैंने नवाज शरीफ को दिया था। तो आइंदा किसे वोट देना चाहेंगे? मैं नून लीग को वोट दूंगा। अच्छा, ये मुझे बताएं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के बारे में ये सुनने में आ रहा था कि वापस आ रहे हैं, कब तक वापस आ जाएंगे? वो जब उन्हें जरूरत महसूस होगी मुल्क में आ जाएंगे। हमारे लिए इलेक्शन से पहले वापस होंगे इंशाल्लाह ताला वापस आएंगे। उन्होंने मुल्क के लिए तरक्की की राह पे गामजन किया हर दफा। ये इनको जैसे पिछली गवर्नमेंट को ना शरीफ फैमिली फोबिया हो गया था, तो इसलिए ये जब हमने नहीं इतना नाम लिया जितना इन्होंने खुद नाम लिया था। शरीफ फैमिली ऐसे क्या क्या नहीं इल्जाम लगाए, क्या क्या लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल की। बस अब वही जो इनके मैं क्या कहूँ इनको लैंग्वेज इस्तेमाल करूँ, वही लोग जो है छोड़ के चले गए। और अब तो जो इसके साथी हैं ना, अब जो उनकी कहानियां बता रहे हैं और भी कहानियां बताएंगे, हमें पता चल रही हैं। और शर्म का मुकाम है जो उनका साथ देते रहे हैं, चाहे हुकूमत में है, वजीर हैं, मुशीर हैं। अब वो कहते हैं जी हम उस वक्त बेबस थे। क्यों बेबस थे? असल में उनको मिल रहा था, खाने को मिल रहा था। सबने जिसने हाथ अपने रंगे हैं, सबने पैसा कमाया। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक है जी। वसीम भाई, कैसा कारोबार चल रहा है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान काफ़ी बेहतर हो रहा है पहले से। अब हमने काफ़ी मौजू पे बात की है। मेरा ख्याल है कि हमें जो है ना फ्यूचर में अपनी पॉलिसियों को बेहतर करने की ज़रूरत है। स्पेशली IT जो है ना, मेरा बिजनेस भी IT रिलेटेड है। IT को जितना प्रमोट करेंगे से ज़रा मुबादला ज़्यादा आएगा और हम तरक्की करेंगे। हमारे हमसाया ममालिक जो है ना IT की बेस पे ही माशाल्लाह वो उनकी इस वक्त जो है ना, स्पेशल इंडिया को देख लें तो $600 अरब से ज़्यादा उनके एसेट्स हो गए। और हमें भी चाहिए कि IT को प्रमोट करें अपने मुल्क में, जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा जो है सॉफ्टवेयर के लिए जो है ना सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट को बढ़ाएं और लोगों को, बच्चों को सिखाएं ताकि मुल्क तरक्की कर सके। IT के फ़रोग़ के लिए आप समझते हैं पॉलिसीज लानी हो? पॉलिसीज वैसे लेके आई गवर्नमेंट, आप क्या समझते हैं, नाकाफी है या मजीद इजाफा होना चाहिए? जी माशाल्लाह, अभी तो काफ़ी चीज़ें बेहतर होना शुरू हो गई हैं। अदरवाइज ये है कि इसकी जो है ना कंटिन्यू रखनी चाहिए। कोई भी पॉलिसी जो है ना हमारी, उसको कंटिन्यू रखेंगे तो आगे जाके ना वो हमारी नई हुकूमतें भी आने उसको कंटिन्यू करेंगी, तो इंशाल्लाह ताला फिर तरक्की कर सकता है मुल्क ना। कंटिन्यू नहीं होता चीज़ें तो फिर ऑटोमेटिकली। ये बताएं, लैपटॉप के काम में और जो आपके कंप्यूटर्स के काम में कुछ बेहतरी आई है या अभी स्लो है काम? देखिए IT बेस्ड बिजनेस है, थोड़ा प्रूफ तो हो रहा है, अगर जिस तरह इसको जाना चाहिए ना इसके ग्राफ को ऊपर, उस तरह ये नहीं जा पा रहा। उसकी वजह ये है कि इंपोर्ट पे पाबंदी है, लिहाजा प्रॉपर इंपोर्ट नहीं हो पाती और बहुत सारी चीज़ें जो है ना बीच में मुश्किल डाल देती हैं। डॉलर बाहर जाने में प्रॉब्लम है और इस तरह बाहर से चीज़ें इंपोर्ट आसानी से नहीं हो पाती। अब तो IMF की तरफ से भी कहा गया है कि पाकिस्तान को के इंपोर्ट्स पर से पाबंदी ख़त्म की जाए। इस हवाले से क्या कहें? बहुत सारे लोगों का जो सामान आया भी हुआ ना वो रुका हुआ है पोर्टों पे, तो उसको रिलीज करना चाहिए। स्पेशली IT सेक्टर में बार बार कह रहा हूँ कि इसको जितना प्रमोट करेंगे हमारा मुल्क उतना ही तरक्की करेगा इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया वसीम साहब। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी वसीम साहब की। वसीम साहब ने अभी यही बताया कि जी एक तो IT के फ़रोग़ के लिए हुकूमत को काम करना चाहिए, दूसरा ये कि उन्होंने कहा जी इंपोर्ट पर से पाबंदी ख़त्म होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि मौजूदा हुकूमत को जाने से पहले इंपोर्ट पर से पाबंदी ख़त्म करनी चाहिए। जो हज़ारों कंटेनर्स ड्राई पोर्ट पे, सी पोर्ट पे जो मौजूद हैं वो भी रिलीज़ करवाए जा सकें। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे। जब तक के लिए अली फ़ारूक को कैमरामैन नवाज़ के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।